दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का जो वाइवा होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका जो वाइवा होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, जिससे कि आप ये जब वीडियो देखेंगे एक आपको नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि आप एग्जामिनर का जवाब दे सकते हैं सामने से। ठीक। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। आप अगर हिंदी मीडियम के लिए हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि एग्जामिनर हमेशा छोटी-छोटी बातें पूछ लेता है। जैसे शायद आपके लिए ये सब्जेक्ट का नाम ही पूछ रहे हो वहाँ पर कि आप किस सब्जेक्ट का वाइवा देने आए हैं। जनरली ऐसे पूछ लेते हैं, तो सब्जेक्ट का नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग ये सब्जेक्ट का नाम है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शब्द अभिवचन से तात्पर्यित है। अभिवचन से क्या तात्पर्य है? इट्स मीन द वर्ड प्लीडिंग मीन्स। प्लीडिंग मीन्स मतलब क्या होता है? एक लाइन में जवाब देंगे, वाद पत्र और लिखित कथन, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। जो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट होती है यही हमारी प्लीडिंग होती है। ठीक है, अभिवचन होता है। समझ गए? अभिवचन क्या है? वाद पत्र और लिखित कथन। तो अब इसके बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, वाद पत्र क्या होता है? अभिवचन तो जान लिया, लेकिन वाद पत्र क्या होता है? दोस्तों, वाद पत्र प्लेंट आवेदक की संपूर्ण व्यथा का वर्णन है, वादी का अभिवचन है। जो प्लेंट होती है, द एंटायर ग्रीवेंस ऑफ द एप्लीकेंट डिस्क्राइब द प्लेंटिव प्लीड्स। की जो प्लेंट होती है प्लेंटिव द्वारा दी जाती है, ठीक है, आवेदक द्वारा दी जाती है, और इस पर सारी जानकारी का वर्णन रख रखा होता है। संपूर्ण व्यथा उसने बता रखी होती है प्लेंट में, ठीक है, जानकारी। ये हमारी प्लेंट होती है, पूरी स्टोरी का वर्णन उसी में कर रखा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, अभिवचनों में एक संशोधन अनुज्ञात किया जा सकेगा। कि जो अभिवचन है उसमें एक संशोधन किया जा सकेगा कब तक? एन अमेंडमेंट टू द प्लीडिंग में बी अलाउड। कार्रवाइयों के किसी स्तर पर, किंतु निर्णय पारित किए जाने के पूर्व। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बट बिफोर द जजमेंट इज पास्ड। कि जो प्रोसीडिंग है उसके किसी स्टेज पर आप संशोधन कर सकते हैं प्लीडिंग में, ठीक, अभिवचन में। लेकिन अगर निर्णय आ गया है, जजमेंट आ गया है, उसके बाद आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, आगे चलते हैं। मुजरा का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ मुजरा इज। अब ये लीगल लॉ वाला मुजरा है, प्रत्यार्थी द्वारा एक नवीन वाद की आवश्यकता को दूर करने के लिए। द वेट द नेसेसिटी ऑफ अ न्यू सूट बाय द रिस्पोंडेंट। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लेते हैं मुजरा के बारे में। मुजरा का मतलब, मान लीजिए ए और बी वाद के दो पक्ष हैं। ए ने 2000 रुपए के विनिमय बिल के लिए बी के खिलाफ वाद दायर किया है। बी, जिसके पास ए से 1000 रुपए का वचन पत्र था, उस राशि का मुजरा करने का दावा करता है। इस राशि का मुजरा किया जा सकता है। इसलिए मुजरा उस राशि की कानूनी वसूली है जो वादी द्वारा प्रतिवादी के लिए लंबित है, और प्रतिवादी का दावा है कि उस राशि को वाद में ही मुजरा कर दिया जाएगा। यहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे के कर्जदार हैं। ऐसा है इसलिए पेश किया गया ताकि प्रतिवादी भी अपने हिस्से की रकम चुका सके। शाब्दिक रूप से वादी को केवल उसे वापस पाने के लिए राशि का भुगतान करने का कोई मतलब नहीं है। इससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि अदालत में अधिक वाद दायर होंगे। इसके अलावा यह ध्यान रखना उचित है कि सीपीसी के तहत स्पष्ट रूप से कोई कानूनी परिभाषा प्रदान नहीं की गई है, और इसकी व्याख्या विभिन्न निर्णयों के माध्यम से की जाती है। दोस्तों, मतलब ये समझो, सिंपल सी बात, ए का उधार था बी के प्रति 2000 रुपए, और बी का भी उधार था ए के प्रति 1000 रुपए। तो ये मुजरा का मतलब होता है उसी जो एक वाद लाया है, ए लाया 2000 रुपए की वसूली के लिए वाद, तो उसमें बी भी अपना अपने पैसे वापस की मांग कर ले। ठीक, ये हमारा मुजरा होता है। तो यही वर्णन है कि मुजरा का उद्देश्य यह होता है कि बहुत सारे वाद ना लाए जाएं। ठीक, अधिक वाद लाने से दूर रखा जाता है। ठीक, इस वजह से उसी वाद में मुजरा कर ले, अपना पैसा वापस ले ले। ठीक, दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद पत्र को शुद्धता वर्णित किया जा सकेगा। अ प्लेंट में बी करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। आवेदक को एक अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की गई एक सिविल दोष के बारे में सिविल न्यायालय को लिखित में किए गए आवेदक के रूप में। बाई एन एप्लीकेंट इज रिटन टू अ सिविल कोर्ट रिगार्डिंग अ सिविल रॉन्ग कॉज टू एप्लीकेंट बाय अनदर पर्सन। वाद पत्र का ऐसा वर्णन किया जाता है कि एक आवेदक है, उस सिविल दोष के लिए सिविल न्यायालय पर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए
लिखित आवेदक दायर करता है। ठीक है, ये वाद पत्र का वर्णन है। आगे चलते हैं दोस्तों, जांच संचालित की जाती है। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड, मजिस्ट्रेट द्वारा अग्रसर कार्रवाई करने के लिए अभिकथित तथ्यों की सत्यता या असत्यता का पता लगाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो मजिस्ट्रेट द्वारा आगे कार्रवाई बढ़ाने के लिए करी जाती है। द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स एरिगेट फॉर फर्दर एक्शन बाय द मजिस्ट्रेट और टू डायरेक्ट फॉल्सहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 8 नियम के निबंधनों में प्रत्यार्थी को अपना लिखित अभिकथन अवश्य दाखिल करना चाहिए। द रिस्पोंडेंट shall have to serve his written notice in terms of order 8 rule 3 of the court of civil procedure the standard must be filed। उस क्वेश्चन में रूल 3 की मिस्टेक हो गई है, रूल 3 यहाँ पर होगा, ठीक समझ जाइएगा। उस पर सम्मन जारी किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द सम्मन बाई हिम, कि अगर किसी को प्रत्यार्थी को सम्मन सर्व हो गया है तो उसे 30 दिन के भीतर अपना लिखित कथन देना होगा। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के भीतर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि वादी या प्रत्यार्थी अभिवचनों का संशोधन करने की इच्छा रखता है तो वह इसे किसकी अनुमति से कर सकता है। अगर वादी और प्रतिवादी हैं, वादी और प्रत्यार्थी हैं, जो अभिवचन है, जो प्लीडिंग है, उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो किसकी परमिशन से कर सकते हैं? न्यायालय, कोर्ट की। इफ द प्लेंटिफ और द रिस्पोंडेंट विशेस टू अमेंड द प्लीडिंग ही मे डू सो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के परमिशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदावा से तात्पर्य है। काउंटर क्लेम मीन्स एक वाद में प्रत्यार्थी द्वारा वादी के विरुद्ध उत्पन्न किया गया दावा काउंटर क्लेम कहलाता है। अ क्लेम डिराइव्ड द रिस्पोंडेंट इन अ सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ, उसी वाद पर जो प्रतिवादी द्वारा प्रत्यार्थी द्वारा क्लेम किया जाता है वही काउंटर क्लेम कहलाता है। ठीक, तो अब इसके बारे में समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। दोस्तों, जमानत से तात्पर्य है। बेल मीन्स एक अभियुक्त की एक सशर्त रिहाई जांच या परीक्षण में उसकी उपस्थिति का आश्वासन के साथ। अ कंडीशनल रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड विथ इंश्योरेंस ऑफ हिज अपीयरेंस एट द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। ये जो बेल दी जाती है, जमानत दी जाती है, वह इस आश्वासन के द्वारा दी जाती है कि यह जब ट्रायल होगा या इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस टाइम मौजूद रहेंगे और उस पर सहयोग करेंगे, तभी यह बेल मिलती है, जमानत मिलती है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जब अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण नहीं बनाया गया है तो वह when no prima facie case has been made out against the accused ही उन्मोचित है, he is discharged। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अन्वेषण शामिल करता है। द वर्ड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स साक्ष्य के संग्रहण हेतु एक पुलिस अधिकारी द्वारा संचालित समस्त कार्रवाइयाँ एंड प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस पर पुलिस ऑफिसर द्वारा एविडेंस कलेक्शन के लिए प्रोसीडिंग की जाती है। ठीक है, इसे ही इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिकथन है। द रिटन स्टेटमेंट इज प्रत्यार्थी का अभिवचन, डिफेंडेंट की प्लीडिंग। रिटन स्टेटमेंट या डिफेंडेंट की प्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवचन हस्ताक्षरित आवश्यक होना चाहिए। द प्लीडिंग मस्ट बी साइंड, जो प्लीडिंग होती है और साइन होनी चाहिए पक्षकार द्वारा और उसके अधिवक्ता द्वारा भी, बाय द पार्टी एंड आल्सो बाय हिज एडवोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम जमानत स्वीकृत करने की शक्ति निहित है। द पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल इज वेस्टेड इन, केवल उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय में, ओनली इन द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। जो अग्रिम जमानत होती है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में निहित है, दोनों दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपहति के आवश्यक लक्षण है। द एसेंशियल सिम्टम्स ऑफ हर्ट आर, नुकसानी ऐसे व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा या संपत्ति से संबंधित अवश्य होनी चाहिए। द डैमेज मस्ट रिलेट टू द बॉडी, ब्रेन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन, उसे ही उपहति बोला जाता है। ये उपहति के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है, निर्दोषिता की अवधारणा अभियुक्त के पक्ष में है, जिसका तात्पर्य होता है कि द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, विच मीन्स दैट एक अभियुक्त का जब तक उसे दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता निर्दोष होना माना जाता है। एन एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक अभियुक्त निर्दोष ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवचनों के संशोधन हेतु एक आवेदन स्वीकृत किया जा सकेगा यदि
एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में बी एडमिटेड इफ यह वाद के आधारभूत चरित्र को परिवर्तित नहीं कर देगी। इट विल नॉट चेंज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द सूट। मतलब जो अमेंडमेंट होगा कि उसको इस वजह से करने दिया जाएगा कि इसका जो मेन कैरेक्टर है उसको चेंज नहीं होना चाहिए, इसे अमेंड करने के लिए दिया जाएगा। अगर उसका मेन कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है तो नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विधि द्वारा अधिरोपणीय दंड 2 वर्ष या कम का कारावास है तो प्रकरण समनों का प्रकरण है। इफ द पनिशमेंट इम्पोजेबल बाय लॉ इज imprisonment फॉर अ टर्म ऑफ 2 year और लेस द केस, इट इज मैटर ऑफ सम्मन। देखा 2 साल या 2 साल से कम का कारावास है वह मैटर सम्मन वाला होता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम सूचना रिपोर्ट से तात्पर्य है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स एक अपराध कारित किए जाने के बारे में प्रथम दृष्टया पुलिस अधिकारी को दी गई रिपोर्ट। कोई भी अपराध हुआ है तो जो जानकारी पुलिस को दी जाती है वही FIR कहलाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। द फर्स्ट रिपोर्ट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ अ क्राइम। 21 नंबर क्वेश्चन है, वाद पत्र का शीर्षक वाद पत्र के शीर्ष पर दिया जाता है और समाविष्ट करता है न्यायालय का नाम जिसको वाद लाया गया है, एक वाद की वर्ष के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या, क्लेम तैयार की जाती है, शीर्षक पर लिखा होता है, न्यायालय का नाम होगा, उसका रजिस्ट्रेशन संख्या और ईयर। द हेडिंग ऑफ द प्लेंट इज गिवन एट द हेड ऑफ द प्लेंट and comprises the name of the court in which the suit is brought, registration number of a suit with year. Next है, एक वाद पत्र का वाद शीर्षक समाविष्ट करता है। The cause title of the plaint comprises वादी का पूरा नाम, उसकी आयु, वृत्ति एवं पता, प्रत्यार्थी का पूरा नाम, उसकी आयु, वृत्ति और पता। The full name of the plaintiff, his age, profession and address. The full name of the respondent, his age, profession and address. यह प्लेंट में दिया होता है। ठीक, तो वादे का नाम लिख दिया, उसके सनाप, पिता का नाम लिख दिया, उसकी आयु लिख दी, उसका पता लिख दिया। ये भी कर सकते हैं आप। शब्द परीक्षण, द वर्ड ट्रायल एक न्यायिक कार्रवाई है जो अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त के समाप्त होती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग दैट इन कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, जो अभियुक्त होता है या तो दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा, उसे ही परीक्षण बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रत्यार्थी 30 दिनों के विहित अवधि के भीतर लिखित अभिकथन दाखिल करने में असफल रहता है, कि जो प्रतिवादी है प्रत्यार्थी उसको लिखित करने के लिए 30 दिन समय दिया गया, जो कि आपने पहले पढ़ा ही था, समझा था। अगर वो 30 दिन के भीतर नहीं दे पाता, इफ द रिस्पोंडेंट फेल्ड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज, तो क्या न्यायालय वाद पत्र के प्रत्यार्थी के विरुद्ध समाविष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय घोषित कर सकता है। द कोर्ट कैन प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कॉन्टेनेड इन द प्लेंट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, कि जो भी प्लेंट में कॉन्टेंट होगा उसी को देखकर जज क्या करेंगे, निर्णय दे देंगे, अगर 30 दिन के भीतर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दाखिल की जाती। इतना आप समझ गए होंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रलेख शास्त्र का अर्थ बदलाइए। व्हाट डू यू मीन्स बाय द कन्वेंसिंग। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अनेक प्रकार से अंतरित कॉन्वे कर सकता है, जैसे विक्रय या दान द्वारा आदि। सामान्यतः ऐसे करने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसे विलेख डीड कहते हैं। विभिन्न प्रकार के विलेखों को लिखने की कला को ही प्रलेखन की कला कहा जाता है। इसी से विक्रय विलेख एवं दान विलेख आदि पदावलियां प्रचलित हुई हैं। स्ट्रेहन महोदय ने प्रलेख शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि किसी पक्षकार द्वारा एक दस्तावेज के माध्यम से किसी संपत्ति तथा संपत्ति के प्रकृति के आधारों के अंतरण संबंधी विधि को प्रलेख शास्त्र की विषय वस्तु कहा जा सकता है। अतः कन्वेंसिंग शब्द के अर्थ में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपत्तिक हक आंतरित करने का विज्ञापन एवं कला दोनों ही शामिल है। यही प्रलेख शास्त्र होता है, यही प्रलेखन होता है। जो संपत्ति होता है डिफरेंट तरीके से दी जाती है, अंतरण की जाती है, विक्रय दान करके डीड तैयार करी जाती है। यही प्रलेख शास्त्र होता है कि विक्रय के लिए कैसी डीड तैयार होगी, दान के लिए कैसी डीड तैयार होगी, यही हमारी कन्वेंसिंग होती है। ठीक, तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों विक्रय विलेख से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेल डीड। विक्रय विलेख सेल डीड स्थावर संपत्ति के विक्रय के प्रारूप में निम्नलिखित बातें समाविष्ट होती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, संविदा के पक्षकार कौन कौन है, पक्षकारों का विक्रय करने का आशय होना चाहिए, मूल्य या उसको निर्धारित करने के साधन होने चाहिए, विषय वस्तु भी अंतर्विष्ट होनी चाहिए तथा अन्य शर्तें जो विधि में अंतर्निहित नहीं है
इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए संविदा का लिपिबद्ध होना आवश्यक है। विक्रय की संविदाओं के विलेखों पर स्टाम्पित किए जाने के पहले उस संविदा के दूसरे पक्षकारों के हस्ताक्षर भी करा लेना चाहिए। ये सब होता है सेल डीड में। द फॉलोइंग थिंग शुड बी इंक्लूड इन द फॉर्म ऑफ सेल डीड ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। Who are the parties to the contract? The parties must have an intention to sell. There must be a price of the means of determining it. The subject matter should also be included and other conditions not contained in the law. Apart from this, it is necessary for sale of every movable property to have the contract written before stamping the sale contract. The signature of the other parties to that contract should also be obtained. तो दोस्तों यह था हमारा सेल डीड के बारे में। इसके बारे में हम समझ गए होंगे। तो इतने थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी लाएंगे। दोस्तों अच्छे से पढ़िए, कई बार इसका रिवीजन करिए और अच्छे से वाइवा दीजिए, ठीक। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।